सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैंने धातु और अधातु से रिलेटेड एक चैप्टर दिया था जो ज्ञान रीति के ऐप पे मिलेगा, उसके बारे में डिटेल से। वहाँ हमने डिटेल से उसके बारे में स्टडी की थी। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाना होगा तो ज्ञान रीत क्लासेस के नाम से आपको वो एक ऑनलाइन ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके। तो वहाँ से उस साइंस के सेक्शन में जाओगे तो मैंने जो इस चैप्टर का जो डिटेल से मतलब पढ़ाया है वो पूरी थ्योरी और वहाँ पीपीटी और नोट्स दोनों मिलेंगे। तो आप पहले वहाँ जाके प्ले स्टोर में मेरी क्लास अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद मेरी क्लास वहाँ से लेने के बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो धातु या अधातु से जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ यहाँ जो रिलेटेड है धातु और धातु से। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब धातु के बारे में मैंने यहाँ डिटेल डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पढ़ाया था कि धातु की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। मतलब रूम टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे धातु जो है वो किस तरीके से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं द्रव मतलब ठोस अवस्था में। लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो द्रव या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, द्रव या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वह कौन सा धातु है जो सामान्य तापमान पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो वो क्वेश्चन होगा मरकरी। मरकरी जो वो रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापमान में मर्क्यूरी हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? मर्क्यूरी किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो पहला आंसर हुआ मरकरी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मरकरी। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा मरकरी, क्योंकि धातु कैसे होते हैं? सॉलिड। लेकिन मरकरी उसका एक अपवाद है, वो किस अवस्था में पाया जाता है? मतलब लिक्विड फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन, सबसे लचीला धातु कौन सा है इनमें से? सबसे लचीला धातु की प्रवृत्ति होती है कि वो ठोस और हार्ड होते हैं, लेकिन धातु की एक प्रवृत्ति होती है कि धातु को अगर हम पीट के उनके पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं। मतलब हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनको आकार में डाल सकते हैं। ये धातु की एक प्रवृत्ति होती है। मतलब धातु के अंदर क्या होता है? लचीलापन। ये सभी के सभी धातु जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सब के सब लचीले हैं, लेकिन इनमें से हमें वो आंसर टिक करना है जो इस प्रॉपर्टी को हाईएस्ट शो करता है। मतलब सबसे लचीला होता है, जो सबसे लचीला हो उसको हमें यहाँ शो करना है। तो सब ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा सोना एंड चांदी। सोना और चांदी सबसे लचीले धातु होते हैं, सबसे लचीले धातु होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में जो मेटल होता है या धातु जो पाया जाता है मरकरी, और सबसे लचीले धातु गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब सोना एंड चांदी। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु की तन्यता उच्चतम होती है? तन्यता का मतलब धातु में एक प्रवृत्ति पाई जाती है, धातु की एक नेचर होती है, उसकी एक प्रकृति होती है कि धातु से हम बहुत पतले पतले वायर खींचे जा सकते हैं। ये सबके सब धातु जो होते हैं वो तन्यता शो करते हैं, लेकिन इन चारों में से जो सबसे बेस्ट, जो सबसे हाई तन्यता जो शो करेगा, डक्टिलिटी जो शो करेगा, वो धातु या मेटल होगा गोल्ड। गोल्ड वो धातु है जो प्रकृति में हाईएस्ट तन्यता रखता है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी शो करता है। डक्टिलिटी मीन्स तन्यता, मतलब जिसके बारीक बारीक हम वायर खींच सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चन व्यर्थ नहीं होगा और एक एक क्वेश्चन की लाइन एक एक प्रॉपर्टी को शो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब की सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी? मतलब हार्ड, कठोर, ये तन्यता। उससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन लचीलापन, ये सब के सब धातु के कैसे हैं? भौतिक गुणधर्म है। धातु के क्या है? ये भौतिक गुणधर्म। और धातु की इन भौतिक गुणधर्मों को मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ही डिटेल और एग्जाम्पल के साथ मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और अगर ये पूरी क्लास आपको देखनी है तो आप प्लीज़ ये जो ज्ञान रीति क्लासेस है उसका प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से साइंस के सेक्शन में जाके मेरी वो पूरी क्लास आप कंप्लीट देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, खाना पकाने के बर्तन धातु के बने होते हैं, क्यों?
ऑप्शन 1, क्योंकि धातु उष्मा के चालक होते हैं, बिल्कुल सही है। धातु क्या होते हैं? उष्मा के चालक होते हैं। क्योंकि धातु उष्मा के कुचालक होते हैं, रॉन्ग आंसर। क्योंकि धातु विद्युत के चालक, धातु विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन धातु के विद्युत के चालक होने से या खाना पकाने से कोई संबंध नहीं है। धातु विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है भाई, इसका कोई संबंध नहीं है। मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि धातु के अंदर क्या होते हैं, जैसे किसी धातु के बने हुए बर्तन में अगर हम कोई कुकिंग पार्टिकल्स या मतलब फूड पार्टिकल्स या कोई वाटर या लिक्विड डाल के अगर उसको गर्म करेंगे तो वो हीट अप हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, और वो अपनी हीट जो है इसके अंदर जो लिक्विड होगा या फूड पार्टिकल होता है उसको ट्रांसफर कर देगा, इससे ये क्या गर्म हो जाते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हीट के चालक होते, मतलब उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, तो क्या होगा, हीट क्या है आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, फूड पार्टिकल में, या जो भी लिक्विड पदार्थ इनसे बने हुए बर्तन में रखते हैं। इसलिए जो धातु के बने हुए बर्तन होते हैं उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसलिए जो बर्तन बनाते हैं खाना पकाने के, वो हम हमेशा किसके यूज लेते हैं, धातु के। तो मेरे मित्रों, यहाँ तक समझ में आया होगा और यहाँ तक मज़ा भी आ रहा होगा। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो प्लीज़ मेरी थ्योरी की क्लास देखिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु की उष्मा चालकता अधिकतम होती है? मतलब धातु उष्मा के चालक तो होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से धातु है जो जिनकी चालकता सबसे उच्च होती है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हीट का संचरण होता है, जिसमें सबसे तेजी से हीट का संचरण होता हो। तो प्रकृति में वो कौन से ऐसे दो धातु है जिनमें हीट का संचरण सबसे अधिक, सबसे तेज या सबसे फास्ट होता है? तो पहला ऑप्शन चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, सीजियम, सोना या सोडियम। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चांदी और तांबा प्रकृति में पाए जाने वाले वो धातु है जिसमें हीट की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, मतलब उष्मा का संचरण इनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, उष्मा का संचरण सबसे ज़्यादा होता है, चांदी और तांबा। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वो कौन से धातु है जो उष्मा के निम्न चालक है? उष्मा के निम्न चालक है, मतलब इनमें से हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें उष्मा का संचरण सबसे कम हो। अगर हम मान लो उसको गर्म करें, तो अगर उसको गर्म करें तो उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो उष्मा का संचरण होता है वो सबसे कम होगा, मतलब उसकी स्पीड बहुत कम होगा जरूर, लेकिन जो स्पीड, जो उनकी गति होगी उष्मा संचरण की, बहुत निम्न होगी, बहुत ही लेस होगी, बहुत ही कम होगी। तो लोहा या एल्यूमिनियम गलत, चांदी या तांबा ये भी गलत, सीजियम या गैलियम ये भी रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? सीसा और मरकरी वो दो धातु है जो धातु होते हुए भी बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब इनमें उष्मा का संचरण निम्नतम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, उष्मा का संचरण निम्नतम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस धातु के गलनांक बिंदु बहुत निम्न होते हैं? गलनांक बिंदु बहुत निम्न होते हैं। ये गलनांक या क्वथनांक क्या होते हैं, ये मैंने जो थ्योरी की क्लास ली थी उसमें बहुत डिटेल से समझाया था। गलनांक का मतलब क्या होता है कि तापमान की वो वैल्यू, मतलब तापमान की वो वैल्यू जिस पे कोई सॉलिड जो है वो पिघलना शुरू करता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब सॉलिड जो ठोस जो है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तापमान की वो वैल्यू, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू मेल्ट, मतलब तापमान की वो वैल्यू जिस पे कोई भी सॉलिड जो है, कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। किसमें, लिक्विड में, मतलब कोई भी ठोस तापमान की वो वैल्यू जिसके ऊपर वो कन्वर्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, किसमें, द्रव में, ठोस से द्रव में, मतलब ठीक है। तो वो तापमान, तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो सबसे कम तापमान पे पिघलने लगेगा,
इनमें से जो सबसे कम ताप में पिघलने लगेंगे वो है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम वो दो धातु है जो सबसे कम ताप पे पिघलते हैं, जो सबसे कम ताप पे पिघलने लगते हैं। गैलियम और सीजियम वो धातु है जो सबसे कम तापमान पे पिघलते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा नहीं आया होगा तो पहले आप थ्योरी पढ़िए और फिर भौकाल मचाइए। भौकाल मचाल मतलब तोड़ दो फाड़ दो। तोड़ दो फोड़ दो का मतलब, तोड़ दो फोड़ दो का मतलब क्या होता है सर? अरे तोड़ दो फोड़ दो का मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप, मतलब फाड़ दोगे, क्वेश्चन पेपर को नहीं, क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को ही फाड़ दोगे तो क्वेश्चन करोगे कैसे भाई? ठीक है, तो मित्रों समझ गए होंगे, है ना? तो यहां तक मुझे लगता है ये जो 7 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए हैं वो कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हुए होंगे। अब ये है कि निम्नतम कठोरतम तत्व, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से उस तत्व को बताना है जो सबसे कठोर है, जो सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर प्रकृति में जो सबसे कठोर पाया जाने वाला तत्व क्या है? डायमंड, मतलब हीरा। ये हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप। क्या है ये? कार्बन का अपरूप। हीरा कार्बन का ही अपरूप है। और मैंने पढ़ाया था धातु और अधातु के जो थ्योरी क्लास थी उसमें डिटेल से आपको समझाया था, ये जो कार्बन होते हैं ये अधातु होते हैं। कार्बन क्या होते हैं? ये अधातु होते हैं। और मैंने ये भी वहाँ लिखाया था, ये भी मैंने वहाँ लिखवाया था आपको कि मैक्सिमम मतलब अधिकतर अधातु जो होते हैं वो गैसीय रूप में पाए जाते हैं, गैसीय रूप में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो सॉलिड या हार्ड होते हैं, जैसे ये हीरा है, ठीक है। उसमें मैंने ये भी पढ़ाया कि ब्रोमीन जो है वो अधातु है, लेकिन कैसा है? वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन कैसा है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि वो है क्या? एक्चुअली में तो वो अधातु है, और लेकिन अधातु होते हुए लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर है, ये सब के सब भी क्या है? सल्फर है, ये भी अधातु है, लेकिन किस में? ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये हीरा अधातु है लेकिन सॉलिड है, सबसे हार्ड है, सबसे कठोर है प्रकृति का तत्व, और कार्बन का ये अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? निम्न में से कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक है। मैंने जब इसकी प्रॉपर्टी बताई थी अधातु की, तब मैंने लिखवाया था कि अधातु जो है वो विद्युत धारा और उष्मा के अचालक होते हैं। विद्युत धारा और किसके? उष्मा के अचालक होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, और केमिस्ट्री को कहते हैं अपवाद विज्ञान है। केमिस्ट्री क्या है? अपवादों से भरा हुआ है, और एग्जामिनर हमेशा अपवाद से ही क्वेश्चन उठाता है। एग्जामिनर हमेशा कहां से क्वेश्चन उठाएगा? अपवाद से ही। ग्रेफाइट कार्बन का ये अपरूप है। ये ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का क्या है? अपरूप। कार्बन का अपरूप है ये, अपरूप। और कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन अधातु है, सभी जानते हो आप। कार्बन क्या है? अधातु है। और अधातु क्या होते हैं? विद्युत के बेड कंडक्टर, मतलब विद्युत धारा के कुचालक, मतलब उनमें से विद्युत धारा का संचरण नहीं होता। सर उनमें विद्युत धारा का संचरण क्यों नहीं होता? क्योंकि विद्युत धारा का संचरण किसी भी एलिमेंट्स में तभी होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मोमेंटम, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे गति करेंगे तो उनकी गति की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। उनकी गति की वजह से ही करंट का फ्लो होता है, मतलब मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो होगा। इसलिए इन अधातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। लेकिन ये ग्रेफाइट एक अपवाद है, और ये कार्बन का अपरूप है, और अधातु होती हुई भी विद्युत धारा के बहुत अच्छे चालक है। विद्युत धारा का ये बहुत अच्छा चालक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें आपको ये मैच करना है, ये जो मैचिंग दी हुई है उसमें से ये पता करना है कि कौन सा सही है। इनमें से कोई दो सही है, उनमें से कोई दो, तीन या चार, कितने भी सही हो सकते हैं, एक भी सही ना हो। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि धातु जो होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, धातु हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और अधातु हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अम्लीय। मतलब जो धातु जो ऑक्साइड बनाते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, बेसिक मतलब क्षारीय नेचर होती है उनकी। और जो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है, मतलब वो अम्लीय व्यवहार करते हैं, वो अम्लीय व्यवहार शो करते हैं। कौन, जो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो धातु जो बनाते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्षारीय। तो क्वेश्चन, धातु क्या बनाएंगे, धातु बनाएंगे क्षारीय ऑक्साइड, और अधातु क्या बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड। तो क्वेश्चन से और दे, मतलब ये से और दे राइट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक जो ये मेरी क्लास चल रही है ये क्वेश्चंस की, ये सिर्फ क्वेश्चंस है, इसमें थ्योरी नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से थ्योरी चाहिए तो आप क्या करो, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से ज्ञानरीत क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए। वहाँ से इस ज्ञानरीति के नाम से आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। तो इंस्टॉल करने के बाद आप जिस भी सेक्शन में, मतलब हमारे इस ऐप पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सेक्शन मिलेगा। आपको पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, कला, संस्कृति, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण, जो कुछ भी चाहिए वो सब के सब उस ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आपको अगर मेरी इस क्लास के बारे में थ्योरी, नोट्स और पीपीटी चाहिए तो आप क्या करोगे, ये ऐप आप डाउनलोड करोगे, और इस ऐप में आप साइंस के सेक्शन में जाओगे, और साइंस के सेक्शन में जाके धातु या अधातु के नाम से क्लास आपको मिलेगी। उस क्लास में डिटेल से 2 से 3 क्लास दी हुई है, उन क्लास को आप डिटेल से पहले पढ़िए और फिर क्वेश्चन सोल्व करिए। ये क्वेश्चन आराम से बनेंगे, और कोई भी शायद ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो किसी भी एग्जाम में अभी तक आया हुआ हो और वो क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर उस पूरे लेक्चर को आप देख लोगे तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 90 से 95% आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसकी श्योरिटी क्योंकि इतनी मेहनत मैंने की है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चंस और लेके आऊँगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवाऊँगा धातु या अधातु के, जितने भी एग्ज़ाम में अब तक जिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लाऊंगा। ये सब क्वेश्चन अभी मैंने जो मेरी थ्योरी थी उसके आधार पे मैंने खुद डिज़ाइन किए। हो सकता है कि ये किसी एग्ज़ाम में मैच कर रहे हो, लेकिन आप देखना ये सारे ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आपके, क्योंकि ये मैंने खुद अपने थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाए हैं। अगर इसके बाद भी अगर किसी एग्ज़ाम में ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे धातु या अधातु जो इसमें नहीं सोल्व हो रहा, तो मैं ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें भी हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में वो सब डालेंगे, और मैं लाइव क्लास में या ऑनलाइन क्लास में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक ये जो चैनल है ज्ञानरीति अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं गारंटी के साथ आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि जो बाज़ार के अंदर अति रिसोर्सवाद, मतलब अनाप शनाप चीज़ें पड़ी हुई है इधर उधर की, कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहीं से उठा रहा है, कहीं छाप रहा है, उन सारी चीज़ों से बचाते हुए मैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जितना मटेरियल आपको चाहिए उतना शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा आपको। और मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस, अगर मेरे इस ऐप से पढ़ के जाओगे, आप ज्ञानरीति के ऐप से जनरल साइंस अगर आप पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, बेनिफिशियरी होगा, काफ़ी उपयोगी होगा। और इसमें अगर कोई भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें छूट रही है, लेफ्ट हो रही है या कुछ भी, तो आप सजेशन बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि आपका सजेशन
मुझे और अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करेगा। और इससे हम आप और हम मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जहां एक कॉन्क्रीट स्टडी मटेरियल मिले बच्चों को, एक कॉन्क्रीट स्टडी मटेरियल मिले। मैंने देखा कई सारे यूट्यूब वीडियो पे अनाप शनाप चीज़ें डाले रहते हैं। वो पढ़ाई की चीज़ें 4-5 मिनट पढ़ाई की बात करेंगे और उसके बाद वो अनाप शनाप कमेंटबाजी और पता नहीं क्या क्या एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो मेरे से वो उस तरीके की एक्टिंग तो होगी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सबसे कीमती टाइम जाया जाए। अगर मेरी 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास भी अगर आप देखते हो तो वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, बेनिफिशियरी। ये मेरा एफर्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है आपको कि कौन सा मिलान सही है। तो इसमें कि धातु बनाते हैं धन आयन, धातु बनाते हैं ऋण आयन, अधातु बनाते हैं धन आयन, अधातु बनाते हैं ऋण आयन। मैंने बिगिनिंग ऑफ माय क्लास मतलब थ्योरी में मैंने शुरू यहीं से किया था कि धातु की ये प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का दान करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और अधातु की ये प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। धातु की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज, और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। जबकि अधातु क्या करते हैं, अधातु की प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋण आयन। तो ऑप्शन धातु क्या बनाते हैं, धन आयन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधातु क्या बनाते हैं, ऋण आयन, तो ऑप्शन अधातु क्या बनाते हैं, ऋण आयन। तो ऑप्शन 1 और 4 राइट क्वेश्चन होगा। धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, जब धातु को ऑक्सीजन से हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। जब भी धातु को ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो धातु क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। और वो धातु जो ऑक्साइड बनेंगे वो कैसी नेचर होगी, उनकी क्षारीय नेचर। तो धातु की जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। और जो ऑक्साइड बनाते हैं धातु उनकी नेचर कैसी होगी, बेसिक मतलब क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था, ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन 1, धातु जो क्षारीय अम्लीय दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन अपवाद है केमिस्ट्री के अंदर, 2 ऐसे धातु है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो धातु हैं वो है एक सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम वो धातु है जो उभयधर्मी होते हैं नेचर में। उभयधर्मी का मतलब ये क्षारीय ऑक्साइड भी बनाते हैं और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम, पहला ऑप्शन इसका सही होगा, सोडियम और पोटेशियम। उभयधर्मी ऑक्साइड ये उसी से रिलेटेड है। उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाले धातु कौन से हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब होता है कि ऐसे ऑक्साइड जो क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति शो करते हो, मतलब जो नेचर में क्षारीय हो या अम्लीय हो, दोनों ही प्रकार के हो। तो ऐसे जो धातु होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऐसे धातु जो मतलब जो जिनके ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय या अम्लीय दोनों ही प्रकृति शो करते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी। तो ये सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है, रखा जाता है क्यों। मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि सोडियम और ये पोटेशियम जो है उनको ओपन नहीं रख सकते हम, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है ऑक्सीजन के प्रति, एयर के प्रति, अति संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। अगर हम इनको एयर में अगर ओपन छोड़ दें तो ये क्या करेंगे कि तुरंत रिएक्ट करेंगे और आग पकड़ लेंगे, तुरंत रिएक्ट करेंगे और आग पकड़ लेंगे। इसलिए किसी प्रकार के एक्सीडेंट से बचने के लिए, किसी प्रकार की दुर्घटना या एक्सीडेंट से बचने के लिए हम ये जो हाईली रिएक्टिव मतलब अति संवेदनशील जो धातु होते हैं उनको क्या रखते हैं, केरोसिन के तेल के अंदर रखा जाता है इनको। इसलिए इनको क्या है, फ्री नहीं रखते हैं। क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, हमेशा केरोसिन के तेल में रखते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और सीसा पर ऑक्साइड की एक पतली परत बनी होती है, क्यों।
ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण रोकने हेतु, ऑक्सीकरण बढ़ाने हेतु, चमक बढ़ाने हेतु या कीमत बढ़ाने हेतु? कीमत बढ़ाने हेतु। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि एल्यूमिनियम, जिंक या सीसा क्या होता है, ये और ज़्यादा ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, ताकि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ही इस पे क्या करते हैं, ऑक्साइड की एक पतली पर चढ़ा देते हैं। धातु पर जंग क्यों लगती है? धातु की हवा या जल से रासायनिक क्रिया होने से, धातु की हवा जल से भौतिक क्रिया होने से, धातु की हवा और जल से रासायनिक क्रिया। होता क्या है कि जैसे ही जल या एयर के संपर्क में आते हैं तो धातु का जो होता है, जो धातु होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीकरण की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जंग लग जाता है उनकी परत पे, उनकी सतह पे क्या होता है, जंग लग जाता है ऑक्सीकरण या हाईली ऑक्सीडेशन की वजह से। धातु की परत पर पेंट करते हैं। हाँ, हमने ये देखा होगा, ये डेली लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं अपने घरों में, आसपास में हम देखते हैं कि जो लोहे के जो फर्नीचर्स होते हैं या लोहे के जो मान लो डोर गेट ये होते हैं, तो हम उसको ऑयल कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑयल और पेंट कर देने से जो धातु का बाहर के मॉइस्चर और एयर के संपर्क में आने से जो ऑक्सीकरण होता है, मॉइस्चर या एयर की वजह से जो ऑक्सीकरण होता है वो बंद हो जाता है। तो उसके बीच में क्या होता है, ये जो पेंट या जो ये ऑयल होता है ना, ये उसको ऑक्सीकरण को रोक देता है, मतलब धातु को उन मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है, मतलब उसके संपर्क को तोड़ देता है। और वो संपर्क तोड़ने की वजह से ये ऑक्सीकरण की क्रिया ही नहीं होती है। और अगर वो ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं तो उस पर जंग कभी नहीं लगेगा। इसलिए हम अपने घरों में जो गेट, जाली, जंग ये जो लगे होते हैं उन पर अपन पेंट कर देते हैं या फिर ऑयल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, तो जंग लगने से बचा सके इसके लिए उसमें क्या कर देते हैं, पेंट या ऑयल कर देते हैं। धातु जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी दो ऐसे धातु हैं जो बहुत उच्च तापमान पे भी, अगर हम तापमान बढ़ा भी देंगे उसके बावजूद भी ये दोनों धातु ऐसे होते हैं जो कभी ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करते हैं। ये कभी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेंगे। धातु मतलब ये जो सोना और ये चांदी होता है, तापमान आप कितना ही बढ़ा दो लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, ये कभी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जब धातु को पानी से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातु की पानी से क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलते हैं? देखो, मान लो मैंने सोडियम लिया और सोडियम की पानी से करवा दी मैंने रिएक्शन, तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी हम अगर किसी धातु की क्रिया पानी से करवाते हैं तो धातु पानी से क्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाएगा और साथ ये गैस रिलीज करेगा। ये गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसमें ऑप्शन होगा 5th, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन होगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाँ, धातु की जब अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो बनती है नमक। क्या बनती है? नमक। जब भी धातु की क्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? धातु की जब भी किसी अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा नमक बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोना कठोर होता है और मैंने थ्योरी में इसको डिटेल से डिस्क्राइब भी किया था कि ये कठोर होता है और इसकी कठोर मतलब ये इतना ज़्यादा कठोर होता है कि 24 कैरेट के ज्वेलरीज तो पॉसिबल ही नहीं है। हम कहने को सुनता है कि ये तो 24 कैरेट शुद्ध है, 24 कैरेट शुद्ध है, लेकिन 24 कैरेट सोना हो ही नहीं सकता क्योंकि
वो इतना नरम होता है कि हम उसको टोस बनाने के लिए कुछ ना कुछ उस अशुद्धियाँ उसमें मिलानी होगी, तभी पॉसिबल है कि हम सोने के आभूषण बना सकते हैं। शुद्ध सोने के आभूषण बनाए ही नहीं जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमेशा गोल्ड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं ताकि उसकी कठोरता बढ़ जाए, उसकी हार्डनेस बढ़ जाए। तो उसमें जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, जनरली तांबा और चांदी उसमें मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं? चांदी और तांबा। चांदी और तांबा उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि वो थोड़े से हार्ड या कठोर हो जाए, जिससे क्या हो, उसकी ज्वेलरी बनाई जा सकती है। ज्वेलरी कितने कैरेट की होती है? 25, 24, 22 या 26। ज्वेलरी से हमेशा 22 कैरेट की हो सकती है। इनमें से इनसे कम की भी हो सकती है, 18, 20 की भी हो सकती है, लेकिन 24 या 24 से ऊपर कैरेट की गोल्ड होता ही नहीं है। मतलब 24 कैरेट से तो ऊपर क्या गोल्ड होगा? सबसे शुद्ध जो कैरेट होता है उसको, सबसे शुद्ध फॉर्म जो हीरे की होती है उसको बोलते हैं 24 कैरेट्स। ठीक है, तो 24 कैरेट जो गोल्ड होगा उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। उससे ज्वेलरी अगर हमें बनानी होगी तो उसमें चांदी या तांबा जो है अशुद्धि के फॉर्म में उसमें मिलाते हैं, तभी हम उससे क्या बनाएंगे? ज्वेलर्स। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने ये जो आपके पास 24 क्वेश्चन लाए थे, धातु या अधातु, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हुए होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए धातु या अधातु से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हो उनका एक कलेक्शन तैयार करूंगा और कोशिश करूंगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो इस चीज़ के लिए आपको केवल एक चीज़ करनी होगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन है तो आप सजेशन डालिए और निरंतर लगातार इस कांटेक्ट में बने रहिए। मेरा प्रयास आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना, कम टाइम में उतनी ही चीज़ अवेलेबल करवाना जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। गुड बाय, थैंक यू।